हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई फोर 1 से लेकर के 12 तक एसएसटी के पीवाईक्यू के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? चंपा देवी शुक्ला, मेघा पाटकर, वंदना शिवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वंदना शिवा। तो चलिए वंदना शिवा की बात कर लें। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सैन फ्रांसिस्को के गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष जमीनी स्तर पर काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उसी जगह बात करें कि कब कब दिया गया और कितने लोगों को दिया गया। तो प्रफुल्ल सामंतारा को, किसको पहले याद रखिए, प्रफुल्ल सामंतारा को 2017 में दिया गया था। उसी जगह बात करें रमेश अग्रवाल 2014 में दिया गया था। राशिद बी एवं चंपा देवी शुक्ला को 2004 में दिया गया था। चलिए मेघा पाटकर को 1992 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, उस बहिग्रह के नाम बताएं जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 भी कहा जाता है। प्लूटो, केपलर 452 बी, नेपच्यून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर 452 बी। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में है? बताइए दस्त-ए-कबीर मरुस्थल किस देश में है? बताइए दस्त-ए-मरुस्थल किस देश में है? ईरान में है, सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में। चलिए उसी जगह बात करें, दस्त-ए-कबीर मरुस्थल ईरान में स्थित है और उसी जगह ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं उसे। कबीर मरुस्थल को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। रूब अल खाली मरुस्थल तथा अन्य नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में और भारत के मरुस्थल है। थार मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला मरुस्थल है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, फानी एक प्रकार का डैश था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मध्य चक्रवात और ध्रुवीय चक्रवात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फानी या फोनी चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। फानी या फोनी चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। उसी जगह हम बात करें, फानी या फोनी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रभावित क्षेत्र ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। पहले हम ले लेते हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उसी जगह हम बात करें पश्चिम बंगाल की, किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो उसी जगह हम बात करें पश्चिम बंगाल की। चलिए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो उसी जगह बात करें, भारत के मिजोरम राज्य को लुढ़कती हुई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और फरवरी 1887 में, फरवरी 1887 ईस्वी को मिजोरम राज्य की स्थापना किया गया था। फरवरी 1887 ईस्वी में मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी। उसी जगह बात करें, 1972 ईस्वी में केंद्र शासित राज्य बनाने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था। 1972 की बात करें तो 1972 में केंद्र शासित राज्य बनने से पहले मिजोरम असम का भाग था। किसका भाग था? मिजोरम असम का भाग था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का इको मार्क लोगो क्या है? मिट्टी का एक
घरा, एक हरा बिंदु, क्रॉस डीज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का एक घरा। मिट्टी का एक घरा। मिट्टी का एक घरा हो जाएगा। तो उसी जगह बात करें भारत में इको मार्क लोगों का योजना। भारत में इको मार्क लोगों का योजना जो है ये 1991 में प्रारंभ हुआ। 1991 में प्रारंभ हुआ था। 91 में प्रारंभ हुआ था। इको मार्क योजना का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों का विकास को बढ़ाना था। पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ाना था। और उसी जगह बात करें, जर्मनी पहला देश है जिसने वर्ष 1978 में जर्मनी पहला देश है जिसने वर्ष 1978 में इको मार्क लोगों का शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, एटलस पर्वत किस महादेश में है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और आपको कंटेंट में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए बताइए, एटलस पर्वत किस महादेश में है? अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। तो उसी जगह हम बात करें एटलस पर्वत की, तो एटलस पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोबकल है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? टोबकल है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है टोबकल है, जो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी का भाग है। क्या है? जो ग्रेट एटलस पर्वत श्रेणी की भाग है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? चंदन को, जूट को, सरसों को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट को। किसे? जूट को जाना जाता है। तो जूट एक रेशेदार फसल है, इसके वजह से इसे रस्सियों, कालीन, कपड़े, बैग इन चीज़ों के जैसा बनाया जाता है। तो इसके वजह से जो है वो जूट क्या है? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और उसी जगह हम बात करें गोल्डन फाइबर की बात, तो जूट की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक ताप औसतन होना चाहिए। और जो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक नदियों की कच्छ क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत में जूट अग्रणी में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कॉन्गो बेसिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल। तो बात करें कालाहारी मरुस्थल की, तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये बुशमैन जनजाति की उपस्थिति मूल रूप से बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे तथा दक्षिण अफ्रीका देशों में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका देशों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि, 9 डिग्री जल संधि, हिंडेनबर्ग जल संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा? तो पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लें। कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि स्पेन एवं मोरक्को भूभागों को अलग करती है। और उसी जगह 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। किससे? मिनिकॉय से अलग करती है। डंकल चैनल दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। और उसी जगह 9 डिग्री चैनल कावरती और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण तमिलनाडु और
श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री जल संधि। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिन्सन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है हमारा, जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इरेटोस्थनीज। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इटेरोस्थनीज। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इटेरोस्थनीज हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि जियोग्राफिका जो है इटेरोस्थनीज द्वारा गढ़ा गया है। भौतिक भूगोल का जनक पॉसिडोनियस को माना जाता है और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। हिकेटियस ने जिस पीरियडस पृथ्वी का वर्णन पुस्तक लिखी है, कार्ल रिटर को तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी की वजह से जियोग्राफिका को इरेटोस्थनीज के जनक कहा जाता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना, संवहन क्षेत्र, वर्णमंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरोना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है, समझिए इस चीज़ को, सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल से कभी कभी परमाणुओं का तूफान इतनी वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष चला जाता है, जिसे सौर ज्वाला या सौर ज्वार कह सकते हैं, सौर ज्वाला ही कहें, सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी जगह बात करें उत्तरी ध्रुव ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे सौर कलंक, जिसे सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। और सूर्य के अत्यंत समीप से अध्ययन के लिए नासा ने पार्कर सौर प्रोबो मिशन लॉन्च किया था। क्या किया था? पार्कर सौर प्रोबो मिशन लॉन्च किया था। इसको याद रखिए, पार्कर सौर प्रोबो, क्या? प्रोबो मिशन लॉन्च किया था। और ये कब किया था? ये 2 सितंबर 2023 को आदित्य LI ने किया था। कौन किया था? 2 दिसंबर 2023 को कौन किया था? आदित्य LI ने लॉन्च किया था इसको। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु, कावेरी, नर्मदा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। तो उसी जगह हम बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी मैसूर पठार के दक्षिण भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है। पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है। दक्षिणी भाग से क्या होती है? निकलती है। और उसी जगह हम बात करें कावेरी नदी शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। और कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और कावेरी नदी की लंबाई की बात करें, कावेरी नदी की जो है, कावेरी नदी की लंबाई 800 मीटर, कितना? कावेरी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, हेरांगी, मेरावती, सिमसा, काबनी, भावनी, अमरावती, ये सब क्या है? सहायक नदी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है?
ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेगुला जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये दो बार आ चुका है, एक को ये कर दे रहे हैं फॉकलैंड जलधारा को। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। ब्राज़ील जलधारा, बेगुला जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। उसी जगह बात करें ग्रेट बैरियर की, तो विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ का विकास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ था। यह संसार की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर है। कितना? 2300 किलोमीटर है, 2300 किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रकार की अवरोधक प्रबल भित्ति है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4, 2, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? 4, 2, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। कितने हैं? 4। तो बात कर लें 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। पहला अल्फ़ा हॉटस्पॉट हो जाएगा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, है ना, और चौथा जो है हमारा क्या हो जाएगा? चौथा, पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा और चौथा भारत, सॉरी 4 हमारे भारत के जो है कि हॉट स्पॉट है। पहला हिमालय क्षेत्र, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पश्चिम घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र और चौथा सुंडालैंड क्षेत्र। क्या है? सुंडालैंड क्षेत्र। आपको जो बता रहे थे वो आपको जो है कि ये विविधता के बारे में हम बता रहे थे और हमें बताना था हॉट स्पॉट के बारे में। तो हमारे भारत का 4 हॉट स्पॉट है, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिम घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी, चेन्नई, मन्नार की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में राष्ट्रीय पार्क तथा 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? 1982 में समुद्री पार्क का दर्जा दिया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। 1936 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। किसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। कब? 1936 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकेन, ऑप्शन नंबर सी, हरिकेन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, तत्समान सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच, यूक्रेन एवं तुर्कियों के बीच, यूनाइटेड किंगडम एवं डेनमार्क के बीच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी आला निच क्या संदर्भित करता है? आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र एवं एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, मनुष्य और पौधे की परस्पर निर्भरता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वातावरण को गर्म नहीं करती
आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंग धैर्य वाली है, अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वातावरण को गर्म नहीं करती है। क्या नहीं करती? वातावरण को गर्म नहीं करती। चलिए थोड़ा सा बात कर ले इसके बारे में। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी और जीवमंडल पर सभी जीवन रूप के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य एक तारा है जिसके ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन क्रिया है। क्या है? संलयन क्रिया है। उसी जगह बात करें सूर्य की, तो पृथ्वी से दीर्घ तरंग भौमिक ऊर्जा का विकर्ण वायुमंडल में अवशोषित होते हैं। पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा वायुमंडल में उपस्थित CO2 रोक देती है, मतलब CO2 गैस को रोक देती है, वातावरण को गर्म करती है। वन प्रकाशन की क्रिया में O2 ऑक्सीजन को छोड़ती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। वन वातावरण को स्वच्छ एवं संतुलन रखने में निर्णायक भूमिका निभाने वाला क्या है? आने वाली ऊर्जा तुलना में अलग सौंदर्य। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? सौर्य विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, गर्मी विकर्ण करने की उसकी क्षमता, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर्य विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटी और ग्लेशियरों की पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए हम बात करें उसी जगह वैश्विक तापमान की। तो वैश्विक तापमान का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति के बाद बढ़ते प्रदूषण और उसमें उत्सर्जित गैसों, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे CO2 का मुख्य स्रोत। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ सकता है, जिसके कारण अनेक तटीय शहरों और क्षेत्र डूब सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से फसलों के उत्पादन और प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है आंख, तूफान, आवेश, नेत्रभित्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझिए इस चीज़ को, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है क्या? आंख, तूफान, आवेश, नेत्रभित्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा आंख हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो उसी जगह हम बात करें कि आंख तूफान का फोकस बिंदु है। आंख जो है तूफान का क्या है? फोकस बिंदु है, जिसके आसपास तूफान घूमता है। तूफान की आंख चक्रवात का केंद्र होता है, जो ज़्यादातर शांत मौसम का एक क्षेत्र होता है। आंख का क्षेत्र सामान्यतः 20 से 25 किलोमीटर व्यास के बीच होती है। कितना? 20 से 25 किलोमीटर दूरी की होती है ना। और उसी जगह बात करें, एक चक्रवात एक वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडल दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है। चक्रवात जो है ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में है ना, सॉरी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में जो है कि दाईं ओर घूमती है। कहाँ घूमती है? दाईं ओर घूमती है। और वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है। कहाँ घूमती है? बाईं ओर घूमती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? मिट्टी का उर्वरता, वन्यजीव, कन्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसी जगह हम बात करें, पारिस्थितिकी प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापित होता है क्या?
प्राथिक ये सॉरी हाँ, तो हम बात कर रहे थे नवीकरणीय संसाधन द्वारा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। ऐसे संसाधन जो ज़्यादातर जैव संसाधन आते हैं, जिनमें जैविक प्रकरणों द्वारा पुनः स्थापन होता रहता है। मिट्टी की उर्वरता को हम वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कर बनाए रख सकते हैं। जैविक कृषि से मृदा की उर्वरता को अधिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सकता है। चलिए उसी जगह अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? वातावरण में नाइट्रोजन, यूरेनियम, मिट्टी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? व्यापक वाणिज्यिक कृषि, मिट्टी के खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें विविध प्रकार की फसलें होती है। अब बात करें इसमें विविध प्रकार की जो फसलें होती है, विविध प्रकार की जो फसलें होती है, विषुवतीय प्रदेश जैव विविधता के लिए विख्यात है। सर्वाधिक जैव विविधता विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। विषुवतीय प्रदेश में फसलों, वनों और वन्यजीवियों की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जाती है। विषुवतीय प्रदेश पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में इमारती लकड़ी का बहुलता है। सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, व्यापक सिंचाई प्रणाली, अनुकूलन जलवायु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? चीन था, ब्राजील था। उपयुक्त में से कोई नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? कपास की, गन्ना की, चाय की। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? कपास, गन्ना, चाय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसी जगह हम बात करें कि कपास की खेती के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 60 से 120 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होनी चाहिए। कपास की खेती के लिए जो है 21 से 30 सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, और 60 से 120 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होनी चाहिए। 60 से 120 औसतन वर्षा होनी चाहिए कपास के लिए। और उसी जगह हम बात करें, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अधिक उपयोगी होता है। कपास की खेती के लिए क्या होता है? काली मिट्टी की उपयोगी होता है, आवश्यकता होती है। और उसी जगह गन्ना की बात करें तो गन्ना की खेती के लिए 25 से 37 सेल्सियस तापमान और औसतन वर्षा 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। गन्ना की बात करें 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान और औसतन बारिश 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसी जगह चाय की बात करें तो चाय को जो है, चाय के लिए 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपना इंडिया, बी फॉर भारत। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू हुआ? क्रिटेशन काल, जुरासिक काल, पिलियोसिन काल
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय है? खनिज, वन, सौर ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो चलिए, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और आपको लग रहा हो कि मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो डेली 7 बजे शाम में आप हमारे चैनल से जुड़ें और पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।